हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे बी कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की। ये प्रैक्टिस सेट हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, तो आपको सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो आप डेली इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, द जॉब ऑफ एन अकाउंटेंट इज डैश इन नेचर, यानी कि जो अकाउंटेंट की जो जॉब होती है वो किस तरह की नेचर की होती है? एनालिटिकल, क्लरिकल, रूटीन या फिर नन ऑफ दिस। बताइए क्या होगा आंसर। क्या होगा आंसर? देखिए, अगर हम बात करें एक अकाउंटेंट की, तो आपको पता है अकाउंटेंट का काम होता है जो भी अकाउंट के हमने रिकॉर्ड करके रखे हैं उनको देखना कि वो सही है या नहीं, उनकी रिकॉर्डिंग सही से हुई है नहीं। तो एक तरह से ये एनालिटिकल काम हो गया। तो इनका जो जॉब होता है वो एनालिटिकल नेचर का होता है। ठीक है, पूरा एनालिसिस किया जाता है कि सही तरह से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए गए हैं नहीं, उनको जो भी रूल्स हैं हमारे अकाउंट्स के रिलेटेड, जो कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और आपने नॉमिनल अकाउंट पढ़ा होगा, और वो उसके अकॉर्डिंग उसको रिकॉर्ड किया गया है या नहीं, ये सारी चीजें देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, एनालिटिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज ट्रीटेड एज टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा आइटम है जो कि हम टेंजिबल फिक्स्ड असेट की तरह ट्रीट करते हैं। गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, ट्रेडमार्क या कॉपीराइट। सिंपल है, जल्दी से आंसर करिए। क्या हो जाएगा? टेंजिबल फिक्स्ड असेट की बात की जा रही है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर टेंजिबल फिक्स्ड असेट में क्या आ जाएगा हमारा? लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स असेट है और ये टेंजिबल भी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, ये सब क्या है? इंटेंजिबल है, इनको हम टच नहीं कर सकते, जबकि हम लैंड एंड बिल्डिंग को टच कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। The information involved in the annual financial statement of an enterprise pertains to, यानी कि आपको इसमें बताना है ऐसी कौन सी एक, अगर हम बात करें एंटरप्राइज के लिए, तो वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड की जाती हैं? इंडिविजुअल, बिजनेस, एंटरप्राइज, द इकोनॉमी एज अ होल, बिजनेस इंडस्ट्री या फिर नन ऑफ द अबव। किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस होती हैं? देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बात की जा रही है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमारी इन्वॉल्व है वो है हमारी इंडिविजुअल, बिजनेस, एंटरप्राइज से रिलेटेड। यानी कि एक इंडिविजुअल बिजनेस किस तरह से रन कर रहा है, कैसा उसका काम है, कौन कौन से मेथड फॉलो किए जा रहे हैं, ये हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो कि अकाउंटिंग है वो हमारा सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करता है केवल। सेकंड ऑप्शन हमारा बता रहा है कि अमाउंट ओन टू आउटसाइडर्स अदर देन प्रोप्राइटर इज कॉल्ड कैपिटल, यानी कि कोई भी ऐसा अमाउंट जो कि आउटसाइड से लिया गया है प्रोप्राइटर को छोड़कर, तो वो हमारा कैपिटल है। थर्ड ऑप्शन हमारा बोल रहा है डेबिट मीन्स डिक्रीज इन असेट्स, यानी कि डेबिट का मतलब होता है असेट्स में डिक्रीज आ जाना, यानी कमी आ जाना। या फिर डी ऑप्शन है हमारा अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है।
देखिए एक एक ऑप्शन को अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट यहाँ पर बोला है अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स ओनली द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ये सारी चीजें आती हैं। सिर्फ रिकॉर्ड करना हमारे अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, इसलिए ये कट गया। सेकंड है अमाउंट, कैपिटल की बात करें, और आपको पता है कैपिटल वो अमाउंट होता है जो कि एक ओनर या फिर एक प्रोपराइटर अपने बिजनेस में लगाता है, वो उसके लिए कैपिटल है, तो ये भी कट गया। फिर है डेबिट मीन डिक्रीज इन असेट्स। डेबिट मीन डिक्रीज इन असेट्स ये नहीं होता है। डेबिट का मतलब होता है हमारे एक्सपेंसेस, डेबिट का मतलब होता है हमारा लॉस। ठीक है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अकाउंटिंग हमारी बिजनेस की लैंग्वेज को बताता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नोन एज पीरियोडिसिटी अजम्पशन। अब यहाँ पर आपको बताना है अकाउंटिंग किस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में हम पीरियोडिसिटी अजम्पशन को लेते हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, या फिर अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट, बताइए। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है ना? अगर नहीं पता है तो प्लीज बता दीजिए, हम इसको एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें पीरियोडिसिटी अजम्पशन की, तो ये यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। इसके अंदर ये कहा गया है कि जो हमारा अकाउंटिंग होती है वो हमारी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर होती है। यानी कि आपको पता है अकाउंटिंग पीरियड हमारा कितना होता है, 12 मंथ का होता है। अब ये 12 मंथ कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है बिजनेस पर। वो या तो जनवरी टू दिसंबर अपना टाइम पीरियड लेके चल सकते हैं, या फिर मार्च से अप्रैल, या फिर अप्रैल से मार्च। और कुछ बिजनेसमैन अपने अकाउंटिंग जो उनका पीरियड होता है उसको वो दिवाली से दिवाली मानते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा पीरियड ले रहे हैं, लेकिन सबका पीरियड 12 मंथ तक होता है। ठीक है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि हम जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो ये सोचकर चल रहे हैं कि हमारा जो बिजनेस है लॉन्ग टाइम तक वर्क करेगा। ठीक है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में होता है कि उन ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड किया जाता है जिनको हम मनी में मेजर कर पाए, यानी कि वो मॉनेटरी एस्पेक्ट में होने चाहिए। अकाउंटिंग एंटिटी का मतलब ये होता है एक बिजनेस की अपनी खुद की एंटिटी है, उसका ओनर और उस बिजनेस की एंटिटी दोनों सेपरेट है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एट द पॉइंट ऑफ सेल, विच प्रिंसिपल इज अप्लाइड हेयर इन। बताइए, जो रेवेन्यू है वो हमारा जनरली सेल के समय रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो ये प्रिंसिपल हमारा क्या बताता है, किसके अंदर है? कंसिस्टेंसी, मैचिंग, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, या फिर कॉस्ट प्रिंसिपल। देखिए यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर साफ देख सकते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन के अंदर ये हमारा बात कही गई है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब होता है जहाँ पर हम ये रेवेन्यू को देख पाएँ कि हमारी सेल हुई है, यानी कि हमें कुछ रिसीव हुआ है, यानी कि हमने कुछ ना कुछ सेल किया है। अब वो चाहे कुछ सेल किया हो, चाहे हमने अपनी सर्विस सेल की हो। ठीक है। मैचिंग का मतलब होता है डेबिट और क्रेडिट मैच होने हैं, यानी कि दोनों साइड मैच होनी है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है हम कोई भी मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है हमने एक साल कोई और मेथड अडॉप्ट किया, दूसरे साल कोई और मेथड अडॉप्ट किया, तो इससे क्या होगा, हम कभी भी अपने फर्म के बैलेंस शीट को अपने फर्दर फ्यूचर के लिए हेल्प में नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमने पहले कोई और मेथड अडॉप्ट किया था, तो हमारा जो अमाउंट था या हमारी कंपनी के जो प्रॉफिट्स थे वो कुछ और थे। अब हमने कोई और मेथड अडॉप्ट कर लिया, तो हम उससे क्या होगा, उससे हेल्प नहीं ले सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते, इसलिए कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कॉस्ट प्रिंसिपल में हम अपने जो भी कंपनी के अंदर गुड्स या सर्विस की बात करते हैं तो वो कॉस्ट के बेसिस पे की जाएगी, उनका कैलकुलेशन होगा कि कितनी कॉस्ट पर्टिकुलर 1 यूनिट पर आ रही है। ठीक है, तो हमारा कॉस्ट प्रिंसिपल है। नेक्स्ट आइए। द assumption that a business enterprise will not be sold or liquidated in
द नियर फ्यूचर इज ऑल्सो इज नोन हैज, यानी कि एक ऐसी एजम्पशन जिसमें हमारा बिजनेस एंड एंटरप्राइज सोल्ड नहीं होगा और ना ही लिक्विडेट होगा नियर फ्यूचर में, वो हम क्या कहेंगे? अभी अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आप इजीली बता सकते हैं। ऑप्शंस हैं मॉनेटरी यूनिट, गोइंग कंसर्न, कंजर्वेटिज्म या फिर पीरियोडिसिटी। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गोइंग कंसर्न। क्योंकि अभी भी मैंने कहा कि गोइंग कंसर्न में हम ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा, हम इसको ना ही सोल्ड करेंगे और ना ही हम इसको शट डाउन करेंगे, ना ही लिक्विडेट करेंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म तक हम इसको चलाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा गोइंग कंसर्न राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है companies must prepare financial statement at least yearly due to the assumptions of, यानी कि कंपनी जो है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगी ईयरली बेसिस पर, अब वो कोई भी टाइम पीरियड हो। तो ये एजम्पशंस हमारी किसके कारण होती है? पीरियोडिसिटी, कॉस्ट बेनिफिट, कंजर्वेटिज्म या फिर मैचिंग। अब ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी एजम्पशंस हैं जिसके बेसिस पर हम ये ईयरली का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पीरियोडिसिटी, ठीक है। यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड हम मानेंगे जिसके बेसिस पर हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए, फॉलोइंग द WDV रिटन डाउन वैल्यू method of depreciating a particular asset year after year, state the name of the relevant accounting principle applied herein। यानी कि जब हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड जो हमारा डेप्रिसिएशन का है उसको हम ईयर आफ्टर ईयर जो हमारी वैल्यू निकल कर आती है, तो वो हमारे किस प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल में से रिलेटेड है या फिर रेलेवेंट है? बताइए। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल की बात करती है, मटेरियलिटी प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल या फिर कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। क्या हो जाएगा आंसर? देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि देखिए कंसिस्टेंसी की यहाँ पे बात की जा रही है, यानी कि अगर हम किसी भी असेट पर रिटन डाउन वैल्यू मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं तो हमें हर साल वही करना है। अगर हम अपना चेंज कर देंगे तो हमारी जो असेट की जो रियल वैल्यू है वो निकल कर नहीं आएगी। इसलिए हम अगर एक साल हमने ये वाला मेथड अडॉप्ट किया है तो नेक्स्ट ईयर भी हमें वही करना है, तो कंसिस्टेंसी हमें बना के रखनी है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी क्वालिटीज डेट मेक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग्स आर, यानी कि अब आपको यहाँ पर बतानी है प्राइमरी क्वालिटीज जो कि हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस जो होती हैं उस वो हेल्प करेंगे हमारे डिसीजन लेने में। कौन कौन से हैं? कंपैरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी एंड टाइमलीनेस, रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी या फिर रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। बताइए। प्राइमरी क्वालिटी बतानी है आपको। वैसे तो ये सारी ही क्वालिटीज हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? देखिए कंपेरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी ये तो होनी ही चाहिए, लेकिन ये प्राइमरी नहीं है। इससे हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल सही है। मटेरियलिटी एंड टाइमलीनेस भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है रेलिवेंट है और रिलायबल है। यानी कि अब जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो वो आपके लिए बिल्कुल करेक्ट है, वो आपकी रिलायबल भी है, यानी कि वो आगे चेंज नहीं होगी, रेलेवेंट भी है। तो इससे क्या होगा, ये बाकी की जो रिमेनिंग है वो अपने आप वर्क करेंगी। रिलायबल होगी तो कंपैरिजन में हेल्प होगी, ठीक है। और रिलेवेंट होगी तब भी कंपैरिजन में हेल्प होगी, टाइमलीनेस भी होगा उसके अंदर। इसलिए यहाँ पे रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी हमारा प्राइमरी क्वालिटी है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। होप यहाँ पर सारी चीजें अब तक जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं आपको क्लियर हैं।
फिर भी कोई भी पॉइंट या कोई भी वर्ड में आपको दिक्कत है तो आप प्लीज बता दीजिएगा, एक एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, अभी काफी टाइम है एग्जाम के लिए, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, है आपको बताना है इसमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल, बी है हमारा असेट्स इक्वल टू कैपिटल माइनस लाइबिलिटीज, सी है असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, एंड डी है हमारा असेट्स इक्वल टू एक्सटर्नल इक्विटीज। बताइए कौन सी इक्वेशन आपको करेक्ट लग रही है। देखिए इस तरह की चीज करने से पहले आप खुद ही अपने आप एक चार्ट बना लीजिए। आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो किस तरह का फॉर्मेट होता है उसका। देखिए यहाँ पर होती है हमारी असेट, ये होती है हमारी कैपिटल, एंड ये होती है हमारी लाइबिलिटीज। यानी कि कैपिटल और लाइबिलिटीज प्लस होंगी और वो हमारे इक्वल होंगी एसेट के। अब ये देख लीजिए आपको कहाँ पे मैच कर रहा है। असेट्स लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल कट गया, असेट्स कैपिटल माइनस लाइबिलिटीज ये भी कट गया, असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सिंपल है, इजिली आपने ये निकाल लिया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आइए। The liabilities of a firm are rupees 6,000 and the capital of the proprietor is rupees 4,000. The total assets are, बहुत ही सिंपल है। अभी जो मैंने आपको चार्ट बताया था उसके बेसिस पे आप इसका आंसर निकाल लीजिए। 6,000 होगा असेट्स की वैल्यू, 2,000, 10,000 या फिर 5,000। बताइए क्या होगा आंसर। सिंपल है, इस तरफ हमारे आती है लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, कितना हो गया 10,000। और जी जी इस तरह तरफ जो हमारी लाइबिलिटीज का पोर्शन असेट्स के बराबर होना चाहिए, तो यानी कि असेट्स हमारी कितनी है, ये भी हमारी 10,000 है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ फर्म बोरोज एज सम ऑफ मनी देन देयर विल बी, यानी कि अगर कोई जो फर्म है वो बोरो करती है अमाउंट को, तो वो हमारे लिए क्या है। कैपिटल में इंक्रीमेंट है, कैपिटल में डिक्रीमेंट है, या फिर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर नन ऑफ दिस। बताइए। देखिए बहुत सिंपल है, अगर आपने कोई भी अमाउंट बोरो किया है कहीं से भी, ठीक है, और उसको फर्म में लगाया है, तो आपकी कैपिटल तो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन साथ ही साथ असेट साइड जो आप शो करते हैं क्रेडिटर्स, ठीक है, करंट असेट्स में क्रेडिटर्स वो भी आपके बढ़ जाएंगे। तो एक तरह से क्या होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ भी बढ़े और वहां भी बढ़ गया, दोनों का अमाउंट इक्वल हो गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लाइबिलिटीज आपकी बढ़ गई 5,000 50,000 से, और वहां पे करंट असेट्स की बात करें तो करंट असेट्स में हम शो करेंगे क्रेडिटर्स, वो भी बढ़ गए आपके 50,000 से, तो क्या हो गया, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो नो इफेक्ट इन कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, या फिर नन ऑफ दिस। बताइए बैंक ओवरड्राफ्ट जो है हमारा किस तरह का अकाउंट है। मैंने ये सारे अकाउंट्स आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं, तो आपको खुद पता होना चाहिए पर्सनल में क्या आता है, रियल में क्या आता है, नॉमिनल में क्या आता है। और अगर आप नए हैं, आपको नहीं पता, तो प्लीज बता दीजिएगा, एक बार और अच्छे से मैं डिस्कस कर लूंगी। ठीक है, देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा पर्सनल अकाउंट में कंसिडर किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ड्राइंग्स अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर इज, यानी कि कोई भी प्रोप्राइटर का जो ड्राइंग अकाउंट है वो क्या है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट में कंसिडर किया जाता है। ये सारे अकाउंट आपको नहीं पता है तो बता दीजिएगा, हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं आपके एग्जाम में। बैंक अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, या फिर नॉमिनल अकाउंट।
क्या हो जाएगा आंसर? ए हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। बैंक अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट में कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है परचेज अकाउंट इज रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या फिर पर्सनल अकाउंट। क्या हो जाएगा आंसर? परचेज हमारा कैसा है? रियल अकाउंट है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है गुडविल अकाउंट इज। अब गुडविल हमारा किस तरह का अकाउंट है? रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज। गुडविल कौन सा हो जाएगा? गुडविल हमारा है रियल और कौन सा? इंटेंजिबल, क्योंकि टच नहीं कर सकते इसलिए रियल इंटेंजिबल अकाउंट्स है। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट इज। अब बैड डेट हमारे रिकवर हो रहे हैं तो ये हमारे किस तरह का अकाउंट है? पर्सनल है, नॉमिनल है, रियल है या फिर नन ऑफ दीज। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आप तभी पढ़ पाएंगे जब आपको पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल और रियल इन सब के बारे में पता होगा, ठीक है। तो पहले उसको पढ़िए, जाके देखिए, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। 2 से 3 वीडियोस मैंने इस टॉपिक पे बना रखी हैं, और फिर भी उससे समझ ना आए तो आप बताइएगा, हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बी, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ये हमारा क्या है? बैड डेट हमारा किस तरह का अकाउंट है? लॉस में आता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट इज। अब कोई भी इंटरेस्ट अक्रूड अकाउंट है वो हमारा किस में कंसिडर करते हैं? पर्सनल अकाउंट में, रियल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा आंसर? आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। होप यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह का डाउट हो आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।